मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा छठी के हिंदी विषय का छठा पाठ मेरा अहोभाग्य इसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी द्वारा लिखा यह पाठ है। सुनो और समझो, यहाँ पर बताया हुआ है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार है हिंदी साहित्य जगत के। मेरा अहोभाग्य, अहोभाग्य का अर्थ है मेरी किस्मत सौभाग्य। तो मेरा अहोभाग्य यानी मेरी किस्मत, मेरा नसीब, मेरा सौभाग्य। उनका जन्म, विद्यालंकार जी का जन्म जो है 1906 में हुआ। उनकी रचनाएं संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि। उनका परिचय, आपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इनका साहित्य के क्षेत्र में एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य रहा है। यह पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है, जिन्हें साहित्य क्षेत्र का पहला नोबेल मिला। ऐसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय साहित्यकार, भारतीय विचारवंत, भारतीय तत्ववेत्ता और जनगण मन इस हमारे राष्ट्रगीत की रचना करने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से इनकी भेंट हुई। उसका संस्मरण और उस संस्मरण को इन्होंने विद्यालंकार जी ने पाठ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नाम तुम्हारे यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर नाम तुम्हारे, सर्वनाम चित्र देखकर उचित सर्वनाम लिखो। सर्वनाम का अर्थ होता है संज्ञा, जहाँ पर हम यानी कि जो शब्द संज्ञा न आते हुए वह एक बार संज्ञा आने के बाद में संज्ञा के जगह पर यह शब्द आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा, वैसा, अपने आप। तो संज्ञा की जगह पर यह शब्द आता है, इसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं, तू, यह, जैसा, वैसा, वह, क्या, अपने आप, इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलो छात्रों, आगे जाएंगे हम। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। 1936 के फरवरी माह में लेखक को शांति निकेतन में जाना था। शांति निकेतन एक विश्वविद्यालय का नाम है जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा उसकी स्थापना की गई। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। साहित्य क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रम वहाँ पर होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था। लेखक बहुत उत्साहित थे, उल्लसित थे, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। उस कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन थे? स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। एक जो दिन था वो निश्चित किया गया और उस निश्चित दिन कोलकाता से बहुत सारे लोग जो थे वो लेखक और वे लोगों के साथ में शांति निकेतन की तरफ रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। दर्जन 12 हिंदी वालों का जो यह दल था, ये जो गुट था, यह शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन में बीचों बीच बनाया गया था। देखिए, निसर्ग रम्य वहाँ पर वातावरण था और वहाँ पर अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच यह जो शांति निकेतन का ये जो भवन था, यह अतिथि भवन बनवाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। वह सुंदर थी, बड़ी थी और अच्छी इमारत देखते ही बनती थी। जैसे सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। ऊपर की मंजिल के
एक कमरे में लेखक और उनके दल में जो हिंदी वाले थे, हिंदी भाषिक जो थे, उनको ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। एक विस्तृत बरामदा कमरे के बाहर था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। सामने सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। उस बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। देखिए, दूसरे दिन जिनके भेंट के लिए वह गए थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, उस कार्यक्रम के लिए वो गए थे और उसके अध्यक्ष गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर थे, तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी का, ऐसा उनको बताया गया। प्रातःकाल यानी सवेरे उनको यह बताया गया। मैं बहुत ही निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को यह केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। देखिए, डॉक्टरों ने उन्हें उन बात करने के लिए केवल 15 मिनट का समय दिया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से बात करने का लेखक को और उनके गुट को केवल 15 मिनट का समय दिया गया था। संक्षिप्त वार्तालाप होने वाला था। यह जानकर लेखक बहुत ही खुश हो गए। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। ये उतावले हो रहे थे, बेसब्र हो गए थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे और उस क्षण का इंतज़ार वे कर रहे थे, उस राह देख रहे थे उस क्षण की कि वह क्षण कब आएगा। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे। गुरुदेव को लग रहा था कि केवल 2-3 आदमी होंगे और मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे तब। पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। देखिए, उन्होंने मजाक से क्या कहा कि मेरी अब क्षमता नहीं रही दरबार लगाने की, बहुत ज़्यादा लोग देखने के बाद में उन्होंने वो मजाक से कहा था, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। पहचान जो थी वो कराई गई, परिचय करा गया गुरुदेव से। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ, बाद में बातचीत उनकी शुरू हुई। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। देखिए, उस समय 50 साल पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने जब कहानी लिखना शुरू किया तब उस क्षेत्र में यानी कि साहित्य के क्षेत्र में कोई लिखने वाले व्यक्ति नहीं थे ज़्यादा, 1 या 2 आदमी ही थे। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। देहाती जीवन के संसर्ग का जो है वो वर्णन उनके प्रारंभिक पहले जो उन्होंने कहानियाँ लिखी उसमें है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी और ऐसी कोई चीज़ उसके पहले बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरे कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे और ग्रामीण जनता जो थी, ग्रामीण इलाके के जो व्यक्ति होते हैं उनके मनोविज्ञान, उनके मनोवृत्ति का दर्शन होता था। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा हुई है, बराबर है। आज हमारे देश में जो लोग हैं उनका जो स्वभाव है वह स्वभाव और दूसरे देश में जो लोग हैं उनका स्वभाव ये मिलता जुलता ही है, क्योंकि आदमी का स्वभाव नहीं बदलता, मनुष्य स्वभाव दुनिया में एक सा होता है। भाषाएं बदलेंगी, आपकी रहन सहन बदलेंगी, लेकिन जो मनुष्य का स्वभाव है वो ये हर जगह एक सा होता है, ऐसा गुरुदेव जी कह रहे हैं। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुलीवाला इस कहानी का विचार कैसे आया? काबुलीवाला इस कहानी का विचार कैसे आया, यह उन्होंने पूछा। काबुलीवाला यह कहानी ठाकुर जी द्वारा लिखी गई थी। यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। यह लोकप्रिय कहानी है और देश की सभी भाषाओं के सभी बच्चों को यह कहानी बहुत ही प्यारी लगती है, ऐसा उन्होंने कहा। यह देखिए, अब गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। ये कल्पना की सृष्टि है, ये पूरी तरह सच नहीं थी, लेकिन कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे
बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। देखिए, उन्होंने उनकी सोच को आगे बढ़ाया। उनके यहाँ काबुली वाला आया करता था और उन्हें लगा कि इसकी भी एक बेटी होगी, छोटी लड़की होगी जिसकी वह याद किया करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा हम सब की, इसी तरह बातचीत आगे बढ़ती रही। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। देखिए, किसी कोई क्षेत्र का अगर अनुभवी व्यक्ति हमसे बात कर रहा हो तो वह अपने अनुभवों का हमसे क्या करता है, वह अपने अनुभव को वहाँ पर व्यक्त करता है। उस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त अनुभव हमारे लिए मानसिक खाद्य होते हैं। उसी तरह साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत पूरी पूरी जिंदगी अपनी बिता दी, पूरा जीवन अपना बिता दिया, ऐसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा जो विचार व्यक्त किए जा रहे थे वे विचार लेखक के लिए मानसिक खाद्य थे। आश्चर्य की बात यह है कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। डॉक्टर लोगों ने उनको केवल 15 मिनट दिए थे वार्तालाप के लिए, लेकिन 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। देखिए, कितने सुंदर विचार है ठाकुर जी के कि लोगों से बातचीत करने में उन्हें इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि वह आनंद की कोई सीमा ही नहीं है, ऐसा वे कह रहे हैं। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। गुरुदेव जी को धन्यवाद देकर उन्होंने उनकी विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए, अच्छे विचारों के लोगों से जब हम मिलते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे। देखिए, जिस कमरे में अतिथि भवन के जिस कमरे में ठहरे थे लेखक और उनका गुट, जिस कमरे में लेखक ठहरे थे उस कमरे में ठाकुर जी ने बहुत समय बिताया था। ऐसा जब उन्हें पता चला तब उनको बहुत अच्छा लगा। देखिए, तब तो मेरे खुशी का ठिकाना न रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। देखिए, गीतांजलि ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता संग्रह है रविंद्रनाथ ठाकुर जी का, और इस कविता संग्रह को साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार, यह गीतांजलि जो कविता संग्रह इसको प्राप्त हुआ है। रविंद्रनाथ ठाकुर जी को जो प्राप्त हुआ इस गीतांजलि कविता संग्रह की वजह से उनको यह प्राप्त हुआ है 1913 में। तो गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर उन्होंने लिखा था ठाकुर जी ने। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा, भावना विवश हो उठे। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि ये बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध कविता संग्रह, पूरी दुनिया में यह प्रसिद्ध है। तो यह उनका वो अहोभाग्य समझते हैं, उनका सौभाग्य समझते हैं। कौन? जो लेखक है वे उनका क्या समझते हैं? अहोभाग्य समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शब्द वाटिका दी हुई है। क्या समझा मैंने यह समझा कि ऊंचे जो अनुभव संपन्न व्यक्ति के सहवास में आने के बाद उनके विचार हमें जब सुनने को मिलते हैं तब हमें उत्साह का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। संस्मरण स्मरणीय घटना, उल्लसित आनंदित दल समूह, सृष्टि संसार, मध्यान्ह दोपहर, वार्तालाप बातचीत, संसर्ग संगति, सघन घना, उपवन उद्यान, अनुभूति स्व अनुभव, सृष्टि संसार, बकुल मौलश्री वृक्ष का नाम है, मानसिक खाद्य, वैचारिक चर्चा। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये जो है ये हमें दिख रहे हैं। इनके एक वचन बहुवचन जो है वे हमें सोचना है और ध्यान में लेना है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदलकर लिखो। देखिए, भैंस भैंसे, भैंसा भैंसे, बिलाव बिलाव, घोड़ी घोड़ियाँ, नाग नाग, चूहिया का चूहा होगा, चूहिया चूहिया चूहिया, क्योंकि स्त्रीलिंग में दिया हुआ है। चूहा चूहे, नाग नाग, नागिन नागिन,
घोड़ी घोड़िया, घोड़ा घोड़े, बिलाव बिलाव, बिलाव बिलाव। सुनो तो ज़रा, दैनिक समाचार सुनो और मुख्य समाचार को फलक पर लिखकर परिपाठ में सुनाना है। अपने मनपसंद व्यक्ति का साक्षात्कार लेने हेतु कोई 5 प्रश्न बनाकर बताओ। आपको इस क्षेत्र में आप क्यों आए, इस क्षेत्र में आने के बारे में आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी थी क्या, आप इस क्षेत्र में आपको अभी अब क्या करने की इच्छा है, आप हमारे लिए क्या संदेश देना चाहते हो, और आपको यह क्षेत्र क्यों पसंद आया। ऐसे कई सवाल आप बना सकते हो। देखिए, संत तुकाराम के अभंग पढ़ो और गाओ। संत तुकाराम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जाने माने संत थे। उनके बहुत अभंग प्रसिद्ध है। मैं आपको एक अभंग सुनाता हूँ। ठेविले आनंद तेथे चिरावे, या फिर जे जे आपणाशी धावे ते इतरांशी सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकळ जन। अपने परिवार से संबंधित कोई संस्मरण लिखो। अपने परिवार से संबंधित आपको कोई घटना अगर याद आती है, आपके दिमाग में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होगी, तो वो आपको लिखना है। देखिए, उसके बाद में यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखो। ऐसा कहा गया है, साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था। साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है। संस्मरण में काबुलीवाला यह कहानी का उल्लेख किया गया है। गुरुदेव की कहानियों में किसकी मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। ग्रामीण जीवन के, ग्रामीण संगति के, ग्रामीण संसर्ग, ग्रामीण व्यक्तियों के, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। लेखक आनंद विभोर क्यों हुए, क्योंकि जिस कमरे में वे ठहरे थे उस कमरे में बहुत ज़्यादा समय रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बिताया था। और गीतांजलि जिस कविता संग्रह की वजह से ठाकुर जी को नोबेल पुरस्कार मिला है, वे उसका बहुत सा हिस्सा जो है उस कमरे में बैठकर ठाकुर जी ने लिखा था। महान विभूतियों की सूची बनाकर उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए निबंध लिखो। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसी महान विभूतियाँ जो हमारे देश में उकर गई, उनकी सूची बनाना है और उनके कार्यों का उल्लेख करके निबंध लिखना है। उल्लेखनीय कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करो, आप भी महान बन सकते हो। हे विश्वची माझे घर, ये पूरी दुनिया मेरा घर है, यह सोचो, यह विचार करो। ये अपना जो है, हे विश्वची माझे घर, ये हमें मन में रखना है। हमारे देश की संस्कृति है कि पूरा विश्व जो है मेरा घर है, ये संतों का विचार है। हे विश्वची माझे घर। नीचे दिए गए नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूतियों के चित्र चिपकाओ। उन्हें यह पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुआ है बताओ। अभी जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के चित्र आपको इंटरनेट से मिलाना है और लिखना है, यहाँ पर चिपकाना है। और उन्होंने कौन सा कार्य किया है वह बताना है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, इन्होंने क्या किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने साहित्य क्षेत्र में गीतांजलि यह कविता संग्रह लिखा। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन जी ने कहा जाता है, इनका रमन इफेक्ट प्रसिद्ध है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने कृत्रिम जीन बनाया था। मदर टेरेसा जी ने आरोग्य सेवा में आरोग्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सेवा की थी मदर टेरेसा जी ने। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने भी विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार किया था। अमर्त्य कुमार सेन ने आर्थिक जगत में, अर्थशास्त्र में उन्होंने सिद्धांत लिखा था। वेंकटरमन रामकृष्णन जी ने राइबोसोम के बारे में संशोधन किया था। कैलाश सत्यार्थी जो थे, वे उन्होंने बच्चों के बारे में, उनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। बचपन बचाओ नाम की उनकी एक संस्था भी प्रसिद्ध है, संगठन भी प्रसिद्ध है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह से हमने इस वीडियो में मेरा अहोभाग्य इस पाठ का अध्ययन किया। आप इस पाठ का अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, रिवीजन कीजिए, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।